औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारे पास क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अब हम लोगों ने लेक्चर सीरीज़ शुरू कर दी है ताकि जितने भी उनकी एक्सरसाइजेस हैं कंप्यूटर साइंस की वो कंप्लीट हो जाएँ। और मैं इन लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ यूनिट नंबर 5 से कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर मैं अभी यूनिट 1 से पढ़ाना शुरू करता तो काफ़ी जो है ना पुराना हो जाता। तो अभी हम लोग ज़रा दरमियान से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि यूनिट 5 से जो हम लोग एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर लें। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं एक्सरसाइजेस क्यों करा रहा हूँ और आप लोगों ने एक्सरसाइजेस क्यों करनी है। देखो, एक्सरसाइजेस की वजह से एक तो आप लोगों के एमसीक्यूज़ क्लियर हो जाएंगे और दूसरा क्या एक्सरसाइजेस होती क्या हैं, ये मैं बार बार डिस्क्राइब करता हूँ कि एक्सरसाइजेस आर द 60 से 70% ऑफ द मेन चैप्टर। पूरे चैप्टर का 60 से 70% जो है वो आपकी एक्सरसाइजेज ही हैं। तो ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपके पास, इसके अंदर एमसीक्यूज़ होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चंस वो पता है क्या करता है, वो ना सारा ये जो चैप्टर का होता है ना मेन क्वेश्चन, उनको उठा के दे देता है। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन भी। और ये 60 से 70% ऑफ द यूनिट होते हैं। यानी कि जब आप लोगों को ये सब समझ आ जाएगी एक्सरसाइज में, तो फिर क्या होगा, आपके पास बेनिफिट आपको ये होगा कि अब आप जाके चैप्टर रीड करोगे तो आप इजीली उसको समझ सकोगे। अब आप लोग एसएलओ के लिए तैयारी कर सकते हो, जिसमें एक्सरसाइजेस तो मस्ट है, छोड़नी तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइजेज आपको एक स्किल देती हैं। ठीक है, एक एनालिटिकल स्किल दे रही हैं कि यार यू कैन परफॉर्म द थिंग्स। सिर्फ याद करने से जो है ना, चैप्टर को देखने से आप लोग ऐसे लोग की प्रिपरेशन नहीं कर सकते जब तक क्या है कि आप एक काम नहीं करोगे। वो काम क्या है, टेस्टिंग द स्किल्स। अपनी स्किल्स को टेस्ट भी करोगे। पढ़ा है तो चलो अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितने पानी में। तो करते हैं सॉल्व चैप्टर नंबर 5। ओके, और अभी हम लोग चैप्टर नंबर 5 पे हैं। तो मैं इसका पीडीएफ खोल लेता हूँ यहाँ पर, जो मैंने बनाया हुआ अपने मेरे नोट्स हैं ये। और इसके एमसीक्यूज हमारे पास हैं, ये हमारे पास इसके अंदर हैं 10 एमसीक्यूज। तो 10 एमसीक्यूज हैं एंड 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 5 लॉन्ग आंसर्स हैं। इन सब को हम लोग देखेंगे बारी बारी। सबसे पहला एमसीक्यूज में हमारे पास आता है, वो है फ्लूइड फ्लो सेंसर इज़ अ टाइप ऑफ डैश। वो है इंडस्ट्रियल सेंसर होता है हमारे पास, क्योंकि इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ होता है, ये फ्लूइड कंट्रोल करने के लिए सेंसर्स यूज़ होते हैं। सेकेंड है द क्लाउड मॉडल। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। द क्लाउड मॉडल दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस इज नोन एज। जो एक क्लाउड होता है, देखो क्लाउड मॉडल क्या होता है। क्लाउड होता है कि आपने डाटा आपका क्लाउड पे सेव हो रहा है, आप इधर बैठे हो, फेसबुक चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, आपके मोबाइल के अंदर सिर्फ वो ऐप डाउनलोड है जिसका जो भी वो 20-30 MB की है, 50 MB की है। लेकिन जितना आपका डाटा है, चीज़ें लाइक कर रहे हो, वीडियोज़ लाइक करते हो, आपका अकाउंट हो गया, ठीक है, आपके कमेंट्स, वो आपके मोबाइल के अंदर सेव नहीं होंगे, वो होंगे एक क्लाउड सर्वर के ऊपर। वो आपको नहीं पता कहाँ पर है, वो आपको नहीं पता किस मुल्क के अंदर वो हार्ड ड्राइव है, वो डिस्क पड़ी है जिसके अंदर आपका डाटा सेव हो रहा है, वो होता है क्लाउड। अच्छा, अब वो क्लाउड सर्विसेज दी जाती है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस को। जो ऑर्गेनाइजेशंस जो है नहीं चाहती कि यार कौन हार्ड ड्राइव लाएगा, हमारा डाटा हम लोग सेव करेंगे, वो खरीद लेते हैं थोड़े से पैसे दे के। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो वो कम्युनिटी क्लाउड होता है जो सारों को सर्विसेज देता है, सारी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, एक कम्युनिटी के लिए होता है वो। फिर थर्ड एमसीक्यू है द क्लाउड मॉडल दैट प्रोवाइड्स द बेस्ट सिक्योरिटी ऑफ डाटा इज। बेस्ट सिक्योरिटी कौन देता है? बेस्ट सिक्योरिटी देता है जो क्लाउड में होता है, वो होता है प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट का मतलब है यानी कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास होगा। ठीक है, इस वजह से अब वो एक के पास ही है सारा क्लाउड, तो वो ज़्यादा कंट्रोल देगा, ज़्यादा सिक्योरिटी देगा बजाय कि पब्लिक के या कम्युनिटी वालों के। ठीक है, या हाइब्रिड के। अब वो एक के पास है तो वो ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, प्राइवेट है भाई। ठीक है, बेसिक चीज़ है ना, है या नहीं बताओ। फिर है एमसीक्यू नंबर 4, कहता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन आईओटी डिवाइसेस एंड एंड यूजर्स इज प्रोवाइडेड बाय। दो चीज़ें हैं, आईओटी की डिवाइसेस और एंड यूजर्स, इनके दरमियान जो इन्फॉर्मेशन जा रही होगी वो किसके ज़रिए जा रही होगी, वो प्रोटोकॉल्स के ज़रिए जाती है। यानी कि एक डिवाइस है, मोबाइल ले लो, कंप्यूटर ले लो, और एक यूज़र है, दोनों ने आपस में कम्युनिकेट करना तो किसी कानून के तहत करेंगे। और कंप्यूटर की ज़बान में उनको कहते होते हैं कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स, जवाबित, कानून। हम लोग कहते हैं भाई तमीज़ से बात करो, ये लोग कहते हैं प्रोटोकॉल से बात करो, तो उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 पे जाते हैं। कहता है द ब्लॉक चेन नेटवर्क दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू सेटअप इज। सबसे मुश्किल ब्लॉक चेन का सेटअप कौन सा है जो कि एस्टेब्लिश करना सबसे मुश्किल है? वो है कंसोर्टियम ब्लॉक चेन नेटवर्क। और इसकी वजह ये है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि, अब देखो सबसे पहले समझो ब्लॉक चेन होता क्या। ब्लॉक चेन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखना, थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं ताकि आप लोगों को ब्लॉक चेन के बारे में बताऊँ। ये होता है डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी फॉर सिक्योर ट्रांजैक्शन। इसका कोई सेंटर नहीं होता। क्रिप्टो का नाम सुना है, ब्लॉक चेन है।
आपको नहीं पता कि क्रिप्टो कौन ओन करता है। सब ओन करते हैं, जिसके पास है वो क्रिप्टो ओन करता है, ठीक है। वो बिटकॉइन, वो सब कुछ इथेरियम परचेज करके रखते हो ना, हैं, ताकि वो ज़्यादा हो जाए, फिर बंदा सेल कर देता है। उसके अंदर बहुत चीज़ें होती हैं, स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, बहुत सी चीज़ें। लेकिन मेन बात यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि ब्लॉकचेन क्या है, एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। इसका कोई ओनर नहीं है, तुम ओनर हो इसके, ठीक है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कोई नहीं बता सकता तुमने किसको किस टाइम पैसे भेजे हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केट के अंदर यूज़ होता है। किसी दिन इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे, ब्लॉकचेन के ऊपर और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, ठीक है। लाइक यू कैन यूज़ ए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास 30,000 रुपये है, वो आप लोग काम कर सकते हैं। रिस्क होता है, लेकिन स्पॉट के अंदर रिस्क नहीं होता। आप लोग टारगेट्स लगा लेते हैं छोटे छोटे, और आप डेली के जो है $5-6 ईजिली अर्न कर सकते हैं इस मार्केट से। लेकिन वो हम आपको सिखाएंगे बाद में, ठीक है। तो अभी ये हमारा टॉपिक नहीं, अभी फिलहाल के लिए बात है ब्लॉकचेन के अंदर कि ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है और पूरी दुनिया के अंदर चलता है सिक्योर ट्रांजैक्शंस के लिए। किसी को नहीं पता तुमने किसको पैसे कब भेजे हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉकचेन होता है, इतना समझ लिए। तो जो सबसे मुश्किल है ब्लॉकचेन के अंदर एस्टैब्लिश करना, वो कौन सा है? हमारे पास कंसोर्टियम ब्लॉकचेन नेटवर्क। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और वो सब एक तरह से शेयर कर रही होती है अपनी गवर्नेंस को, यानी कि जितना वो काम कर रही है वो आपस में शेयर कर रही है, बातचीत कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी के पास सेंटर नहीं होता इसका, तो बड़ा मुश्किल से इसको होता है हमारे पास इस्टेब्लिश करना। प्राइवेट होगा, परमिशन दी हुई है, ये जो दूसरे हमारे पास ऑप्शन है, या पब्लिक होगा, तो वो तो आसान है, वो तो आसान होने में मुश्किल नहीं है। मुश्किल कंसोर्टियम में आता है, जहाँ पे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है, हमें नहीं पता कि वो किस तरह से फिर काम करेगा, वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसको इस्टेब्लिश करना। तो कंसोर्टियम ब्लॉकचेन नेटवर्क मुश्किल होता है। समझ आपको आगे होगी कि क्यों होता है, ठीक है। अच्छा, आगे MCQ नंबर 6 कहता है द ब्लॉकचेन नेटवर्क दैट इज ओपन फॉर एवरीवन टू ज्वाइन इस कार्ड। अगर सबके लिए ओपन है तो हमें पता है उसका नाम होगा पब्लिक। पब्लिक का मतलब सब ज्वाइन करो भाई, सब ज्वाइन करो, पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क। MCQ नंबर 7 है द सेंसर्स यूज्ड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड मूवमेंट इन रिस्ट्रिक्टेड एरियाज आर कॉल्ड। भाई हम लोग चाहते हैं कि कोई हमारे एरिया में ना आए, हम लोग वहाँ पर सेंसर्स लगाते हैं कि अगर कोई आया हमारा ये सेंसिटिव एरिया में नहीं आना, हमारा आर्मी गया जिसका भी है नहीं आना, हम लोग यहाँ पर मोशन डिटेक्शन सेंसर्स लगाएंगे। मोशन का मतलब है अगर किसी की मूवमेंट शो हुई तो वो हॉर्न बजाएगा, कुछ भी करेगा, हमें पता चल जाएगा, डिटेक्शन हो जाएगी। तो मोशन डिटेक्शन सेंसर्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। MCQ नंबर 8 कहता है सेंसर्स यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी, एयर क्वालिटी, एयर प्रेशर, टेम्परेचर एंड विंड स्पीड आर कॉल्ड। ये जो सेंसर्स होते हैं जिनकी वजह से हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं, नमी, हवा के अंदर कितनी नमी है, ठीक है, लाइक नमी का तनासब कितना है, कितनी नमी है, और एयर क्वालिटी हमारी कैसी है, अच्छी है या बुरी है, एयर का प्रेशर इस टाइम पे कितना है, टेम्परेचर कैसा है हमारा, विंड की स्पीड, हवा की स्पीड से चल रही है, ये सब हम लोग किन सेंसर्स के जरिए मेजर कर सकते हैं? ये होते हैं एनवायरनमेंट सेंसर्स। एनवायरनमेंट सेंसर्स वो होते हैं जिनके ज़रिए हम ये सब मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट के रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें हमारी एनवायरनमेंट के रिलेटेड है। ऐसा ही हमारे माहौल का हिस्सा है भाई। इंडस्ट्री से क्या लेना देना इनका, जो अगले ऑप्शन दिए हैं इनसे कोई लेना देना नहीं भाई, ठीक है। MCQ नंबर 8 पर आते हैं। सॉफ्टवेयर दैट इज परमानेंटली इंस्टॉल्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन इज नोन एज। जो परमानेंटली इंस्टॉल्ड है उसको नहीं तुम छेड़ सकते, नहीं हटा सकते, उसका एक ही काम है, वो एक एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब अगर माइक्रोवेव ओवन है तो उसका माइक्रोवेव ओवन कभी तुमको ठंडी हवा नहीं देगा। AC जो है आपको, वो कभी जो है ना AC का क्या कहते हैं, परफ्यूम नहीं देगा अंदर से, उसका काम ही नहीं है भाई। वो फिर्मवेयर, वो सॉफ्टवेयर होता है, याद है? फिर्म का मतलब होता है पक्का ठक्का, ठीक है, पक्का ठक्का, मतलब कि कोई इसको चेंज नहीं कर सकता, फिर्मवेयर को कभी कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। जो काम कर रहा है माइक्रोवेव ओवन, कभी ठंडी हवा नहीं देगा गया चीज़ को ठंडी करने के लिए, जमाने के लिए। हम लोग फ्रिज की जगह भी ये यूज़ करें, या फ्रिज आपको कभी गर्म हवा नहीं दे रही होगी, हाँ गर्म हवा ले लो भाई, नहीं भाई, फ्रिज का काम है ठंडा करना, माइक्रोवेव ओवन का काम है गर्म करना। उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है वो है फिर्मवेयर, तो कोई नहीं छेड़ सकता। MCQ नंबर 10 है A digital ledger of transactions shared and maintained by network users is called blockchain। यही तो हम समझा रहे थे आपको। ट्रांजैक्शंस करनी है आपने, ठीक है, आपने, ये आप हो, ये अगला बंदा है, इसको आपने पैसे भेजे, ठीक है, इसको नहीं पता कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो, उसको कुछ भी नहीं पता चलेगा। सिर्फ इसके पास तुम्हारा जाएगा ब्लॉकचेन का नंबर, जो भी है, बाइनेंस पे हो, जिस पे भी हो, बिटजेट पे हो, तो नंबर सा चला जाएगा 1 2 3, और वो भी कुछ यूँ करके पूरा उसको नहीं पता चलेगा, उसका तुम्हारा नंबर भी उसको पूरा नहीं पता चलेगा। ये होती है हमारी ब्लॉकचेन। समझ रहे हो ना? हाँ, तो समझ गए होगे ब्लॉकचेन, आप तो समझ गए हो नहीं? अब आते हैं शॉर्ट रेस्पॉन्स क्वेश्चंस पर, जो कि हमारे पास हैं, कितने हैं जी? 6 हैं,
6 हमारे पास शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैं, देख लो एक दफ़ा, सही है। तो इन सबको हम लोग करने वाले हैं कवर। सबसे पहले कहता है हाउ IoT कैन इन्हेंस आवर डेली लाइफ। हाँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो आ गई हैं आजकल, डिवाइसेस हैं, ये वो, इस सब की वजह हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। घड़ी आ गई जी भाई साहब, उसके अंदर ब्लड प्रेशर मैयर हो रहा है, फिटनेस के लिए घड़ियाँ हैं, कितना भाग रहे हो, हार्ट का रेट अभी क्या चल रहा है, ब्लड प्रेशर क्या है, ठीक है, और हार्ट का रेट बढ़ तो नहीं गया। ये सब डिवाइसेस आ गई हैं आजकल, तो इनका फ़ायदा क्या भाई, फ़ायदा हमें यही है कि हमारे पास टाइम बच रहा है, एक तो ठीक है, टाइम बच रहा है, काम आसानी से हो रहा है, ऑटोमेटेड टास्क हो रहे हैं, इम्प्रूविंग कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब होता है बेटर तरीके से काम कर रहा है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या, स्मार्ट होम्स हमारे पास आ गए हैं जिसकी एनर्जी बच रही है, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही तो हैं सारी भाई, सोलर पैनल्स सारा कुछ, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है भाई, उसके साथ लगा हुआ है इन्वर्टर सा, बिजली कन्वर्ट करके दे रहा है। तो सब चीज़ें अपनी हेल्थ के लिए हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, फिटनेस, व्हीकल्स जो हैं वो आजकल सेफर ड्राइविंग की तरफ आ गए हैं, इसके अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज़ हो रहा है, ठीक है, यानी कि आजकल ऐसी गाड़ियाँ आ गई हैं टेस्ला की जो कि खुद चलती हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भाई, ठीक है। आगे आता है प्रोवाइड 3 एग्जांपल्स ऑफ WSNs यूज्ड इन IoT सिस्टम्स। ये देखो WSNs जो हमारे पास यूज़ होता है IoT सिस्टम्स के अंदर, वो आप लोग मुझे बताओ। अच्छा, तो सबसे पहले जो हमारे पास यूज़ होता है वो है स्मार्ट एग्रीकल्चर। एंड IoT सिस्टम्स के अंदर हमारे पास जो चीज़ यूज़ हो रही है वो क्या, स्मार्ट एग्रीकल्चर। हम लोग आसानी से आजकल हमें पता चल जाता है कि जो हमारे पास सॉइल है उसके अंदर किस मॉइस्चर कितना है, टेम्परेचर कितना है, फल उगा लें ना उगाएं, शेरा बताओ हैं। हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए फिर हमारे पास आ गया IoT सिस्टम के अंदर कि आराम से हम लोग अपनी हेल्थ मॉनिटर कर सकते हैं, डाटा ले सकते हैं, अभी क्या हार्ट बीट है, कल कितनी थी, किस टाइम बढ़ी थी, सब डाटा आ जाता है, इतने टाइम के ऊपर बढ़ी थी, शो कर देता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट आ गई कि अर्थक्वेक कब आएगा, फ्लड कब आएगा, ये हम लोग थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट को जज करके कि हवा किस तरह से है, पैटर्न्स को लेकर के पिछले साल किस टाइम फ्लड आया था, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये सब काम हम लोग कर सकते हैं। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक क्लाउड मॉडल एंड प्राइवेट क्लाउड मॉडल। देखो अभी हम लोगों ने क्लाउड पढ़ लिया कि क्या होता है MCQ के अंदर, ये समझ आ कि अब 2 तरह के क्लाउड्स हैं, एक है पब्लिक का और एक है प्राइवेट का क्लाउड मॉडल। पब्लिक का क्या है कि ये हम लोगों ने शेयर किया हुआ है कि हमारे यूज़र्स आके इसको जो है ना आराम से चला सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सस्ता होता है पब्लिक, क्योंकि सबको हमने दिया हुआ है, और थोड़ा स्क्वेयर भी कम होता है। और प्राइवेट हमारे लिए सिंगल एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा, ठीक है, वो अपना डाटा सेव करेगी, उसकी सिक्योरिटी गुड होगी, क्योंकि प्राइवेट है भाई, प्राइवेट विला, प्राइवेट क्लाउड, तो यहाँ पर जो कंट्रोल भी अच्छा होगा और कॉस्ट इसकी ऑब्वियसली ज़्यादा है भाई, फिर क्योंकि ये फिर प्राइवेट जो है। ब्लॉकचेन क्या है और डाटा क्यों स्टोर होता है ब्लॉकचेन के अंदर, जो कि सिक्योर्ड रहता है। ब्लॉकचेन हमारे पास, हम लोगों ने अभी बात की है कि डिसेंट्रलाइज लेजर टेक्नोलॉजी है, इसका कोई सेंटर नहीं होता, और दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस इन लिंक्ड ब्लॉक्स, ठीक है, यानी कि इसको पता होता है कि बस इसको इसको पैसे भेज रहा है, ये जा रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। डाटा यहाँ पर सिक्योर रहता है क्योंकि क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग होती है। ये क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग क्या है, इसको थोड़े से आसान वर्डों में बता देता हूँ। समझो तुमने इसको, ये बंदा तुम हो, तुमने इस बंदे को पैसे भेजने हैं या कोई भी मैसेज भेज रहे हो, तो अब दरमियान में अगर हैकर अटैक कर देता है, हैकर कहता है यहाँ से मैं देख लूँगा, पढ़ लूँगा कि इसने इसको क्या भेज रहा है, तो तुम एक की लगा देते हो, वो की कुछ भी हो सकती है, तुम एक की लगा देते हो 2A to B। अब जब तक की नहीं लगेगी ना, तो वो हैकर उस हैकर डाटा को नहीं पढ़ सकेगा, अगर उसने अटैक भी कर दिया दरमियान में तो। और ये की सिर्फ तुम इसको बताओगे, ठीक है, और ये की खाली इसको पता होगी, तो ये हैकर कभी अटैक नहीं कर सकता। इसको कहते हैं क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग। फिर होता है कंसेंसस मैकेनिज्म एंड इट्स इम्यूटेबल स्ट्रक्चर। इम्यूटेबल का मतलब होता है चेंज हो जाता है, बार बार डाटा चेंज हो रहा होता है। पहले समझो डाटा इस तरह था जाते वक्त, थोड़ा बाद रास्ते में जाके यूँ हो गया, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद यूँ हो गया, लेकिन पैटर्न चेंज कर रहा है भाई, इम्यूटेबल है, जिसकी वजह से वो थ्राइज नहीं करता, कहता है थोड़ी देर पहले तो ये था, अब ये हो गया। हैकर ऐसे कहता है ये हो गया भाई, अब ये हो गया, थोड़ा और लंबा कर दो, क्रिश्चियंस वाला, तो ये वाला काम हो गया भाई, तो वो कहता है हाँ भाई ऐसे ही हो गया। तो ये था थोड़ा सा सीन इसका ब्लॉकचेन का। आगे वाइज इंटीग्रेशन ऑफ ब्लॉकचेन एंड IoT बेनिफिशियल। जो हमारे पास ब्लॉकचेन की इंटीग्रेशन है, यानी कि सिक्योरिटी ये वो, और IoT बेनिफिशियल हमारे पास किस तरह से, ये थोड़ा सा देखते हैं। Blockchain enhances IoT by ensuring secure, transparent and tamper-proof data sharing among devices. ब्लॉकचेन क्या करता है, ब्लॉकचेन हम लोग काफ़ी देर से ब्लॉकचेन कर रहे हैं। ये एक सिक्योर इन्वायरमेंट देता है, जिसकी वजह से हमारे पास कोई भी खतरा ना हो। टेम्पर प्रूफ का मतलब है डाटा ख़राब होकर ना जाए, नहीं है ना, हम लोगों ने पहले कोई चीज़ यूँ भेजी है प्लस प्लस प्लस,
तो वो बाद में ये ना माइनस 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 उसको मिल रही हो, गलत मिल रहा हो डाटा, तो टैम्पर नहीं होगा डाटा ब्लॉकचेन से, कभी भी याद रखना। अनऑथराइज एक्सेस नहीं हो सकती डाटा की, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रस्ट पैदा होता है डिवाइसेस के अंदर कि हाँ वाकई ये वो डाटा आ रहा है जो मुझे उसने भेजा, कोई और नहीं आ रहा। एमसीक्यू ना एमसीक्यू बोल गया भाई, क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट है। कहता है डिफाइंड परमिशन ब्लॉकचेन नेटवर्क। परमिशन ब्लॉकचेन नेटवर्क क्या है? परमिशन ब्लॉकचेन नेटवर्क जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट करता है ताकि कोई एम ही ना आ जाए उठ के परमिशन लेकर आए। ठीक है, जिन्होंने परमिशन ली है वो लोग खाली आ सकते हैं, देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं कि हाँ ठीक हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, तो इसके अंदर प्राइवेसी होती है और ये कंट्रोल होता है विद डिसेंट्रलाइजेशन। तो मेन बात क्या थी, परमिशन का मतलब ही हमें पता चला कि परमिशन लेकर आओ भाई। कोई भी ब्लॉकचेन के अंदर काम करना है, देखना है, पार्टिसिपेट करना है, तो उसके लिए तुम्हारे पास परमिशन होनी चाहिए, वैसे तुम नहीं आ सकते, परमिशन है। आगे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस है हमारे पास, और ये हमारे पास 5 हैं, इनको हम लोग देखते हैं बारी बारी। देखो ब्लॉकचेन कर रहा है, एक लॉन्ग या एक शॉर्ट या दो भी आपके पास पेपर के अंदर ब्लॉकचेन से आ सकते हैं, मेरी बात याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। What is blockchain technology? Describe in detail how transactions are processed using blockchain technology. कहता है किस तरह से काम होता है ब्लॉकचेन से, तो मुझे पूरा बताओ भाई। ब्लॉकचेन हम 12 बात करें, डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी है जो कि रिकॉर्ड करती है डाटा को इन इम्यूटेबल ब्लॉक्स, यानी कि चेंज होता रहता है, लिंक्ड क्रोनोलॉजिकली वो चीज़ें हमारे पास जो है ना लाभ देते हैं, मुश्किल लिखे होते हैं। ठीक, क्रोनोलॉजिकली का मतलब होता है एक ऑर्डर के अंदर। ठीक है, अच्छा अब इसका ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इस तरह से होती है। समझो एक यूज़र है, उसने कहा कि मैंने ट्रांजैक्शन करनी है, ये मैं हूँ, ये मैंने इसको पैसे भेजने हैं। तो द ट्रांजैक्शन इज वेरीफाइड बाय नोड्स यूजिंग कंसेंसस मैकेनिज्म। वेरीफाइड ट्रांजैक्शन आर एडेड टू द ब्लॉक। अब वेरीफाई हो गया कि हाँ इसने इसको वाकई में भेजने हैं, सही है, वेरीफाइड है अकाउंट दोनों के, तो इसको जाएगी किस तरह से देखते हैं। द ब्लॉक इज क्रिप्टोग्राफिकली हैश्ड एंड लिंक टू द प्रीवियस ब्लॉक। एक ब्लॉक आफ्टर दूसरे ब्लॉक के साथ कनेक्ट होगा और ब्लॉकचेन अपडेट होता रहता है दोनों नोड्स की तरफ जाते हुए। ठीक है, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी बहुत अच्छी से रहती है। यानी कि समझो पहले ये वाला ब्लॉक था, फिर ये वाला ब्लॉक कनेक्ट था, फिर ये वाला ब्लॉक साथ में कनेक्ट थे, मतलब समझो 3 ब्लॉक थे। यूँ थोड़ी देर बाद पता है क्या होगा, ये फिर क्या होगा, ये वाला इसकी जगह पे आ जाएगा, ये वाला इसकी जगह पे चला जाएगा, तो ये BAC हो जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, CAB हो जाएगा, फिर इस तरह। और वो खाली जिसको पहुंच रहा है ना उसको ही को पता होगा कि भाई इसका असल पैटर्न क्या है, तो वो असल में लेकर कनेक्ट कर लेगा ABC, हाँ गुड हो गया भाई। तो वो दरमियान में पैटर्न चेंज करता रहेगा, समझ आई है ना, अब तो आनी चाहिए भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज दैट इनेबल्ड IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स। भाई 3 चीज़ों के अंदर है, ये था इनके रोल्स बताओ क्लाउड कंप्यूटिंग में, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स और एम्बेडेड सिस्टम्स। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोग कब से देख रहे हैं कि अगर हम लोग अपना डाटा बहुत ज़्यादा है, हम लोग अपने मोबाइल के अंदर सेव तो नहीं करते, हमारे मोबाइलों की मेमोरी कितनी होगी, 101 थोड़ी 8 GB होगी, अगर कुछ की 64 भी होगी, कुछ की चलो कर लो तो 256 GB हो जाएगी। भाई डाटा बहुत ज़्यादा होता है, सारा डाटा हम लोग सेव नहीं कर सकते। अगर हम लोग जो फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, इंस्टाग्राम की रील्स देख रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, और डाटा अगर सेव बना हो जाए हमारे मोबाइल के अंदर, तो हमारे एक दिन का ही कोई 1 TB बन जाए, 1 TB, या एक दिन का ही 200 GB बन जाएगा भाई, तो ख़त्म ही हो जाएगी हमारी स्पेस। लेकिन क्या होता है, वो सारा डाटा क्लाउड पे सेव होता है। क्लाउड सर्वर्स क्या होते हैं कि आपके पास बहुत बड़ी जगह पे बने होते हैं और सब सारे रैक्स यूँ पड़े होते हैं और उनके अंदर हार्ड ड्राइव ही लगी होती हैं करोड़ों में, जिस पे यहाँ पर आपका डाटा सेव होता है। हर कंपनी का अपना क्लाउड सर्वर है, जो असल में क्या है, एक सर्वर होगा जो कि असल में बना होगा, यानी कि सबके बादल हैं, बादल नहीं होते। क्लाउड सर्वर का मतलब होता है हमें नहीं पता कि कहाँ पर, लेकिन कंपनी वाले को पता है कि डाटा कहाँ सेव हो रहा है, उनके पास एक्सेस है। तो ये होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। फिर है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, यानी कि डाटा एक्सचेंज करना है, अगर 2 डिवाइसेज हैं, IoT डिवाइसेज हैं और यूज़र्स हैं, तो वो बड़े आराम से उससे जो है ना काम कर सकें, स्मूथली कनेक्टिव रहें आपस में, सिक्योर कनेक्टिविटी रहे। प्रोटोकॉल्स हैं भाई, तय किए हुए हैं, इंसानों की तरह काम करेंगे। तो प्रोटोकॉल्स होते हैं कि कोई भी तयशुदा प्रोटोकॉल्स। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग एक चीज़ लगा देते हैं तो वो वही काम करता है। हार्डवेयर उसका सॉफ्टवेयर जो IoT डिवाइसेस की तरह परफॉर्म करता है, प्रोसेस करता है, ट्रांसमिट करता है डाटा को। यही 3 काम होते हैं, प्रोसेसिंग, ट्रांसमिट करना डाटा, एक डिवाइस यही करती है। तो एम्बेडेड सिस्टम यही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, criticize the negative impacts of AI systems in the domain of education and learning of students। क्या था, ये जो AI आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम्स आ गए, इसकी वजह से क्या काम हो, इसकी वजह से सबसे इसके नुकसान स्टूडेंट्स को क्या हो रहे हैं, एजुकेशन बनाने में क्या हो रहा है। उसमें पहला आ रहा है रिड्यूस क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो गई है, खुद से नहीं सोचते,
एआई के बाद गए, हाँ भाई बताओ। जुकाम है भाई, अच्छा वो भी अभी लगा है। अच्छा एआई के बाद जाते हैं, कहते हैं हाँ भाई जवाब दो, खुद से नहीं ढूंढते, आसान हो गया ना काम, तो क्रिटिकली सोचना ही छोड़ दिया। बियास इन एल्गोरिथम्स, फिर एआई का सिस्टम ये तो नहीं वो बोझ दानत वाला, वो कभी कभी मसले कर जाता है, जिसको बियास पैदा होता है। बियास का मतलब होता है कि कभी गलतियां कर जाता है। फिर प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं, यानी कि पर्सनल डाटा शायद हमारे पास एआई वाले यूज़ कर रहे हो, कुछ पता चलता है नहीं पता चलता भाई, हम उनसे चीज़ें पूछ रहे हैं, उनके पास सेव तो हो रही है ना, पागल तो नहीं है वो, सेव हो रही है उनके पास, इस बंदे ने इस जगह पे बैठ के इस टाइम पे ये सर्च किया, उन्हें पता है उन्हें, सिक्योरिटी इश्यूज बढ़ जाते हैं। डिजिटल डिवाइड क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन बेचारों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होगी, तो अब क्या होगा, वो लोग पीछे रह जाएंगे इस दौड़ में, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी, डिजिटल डिवाइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, कहते हैं एग्जामिन द रीजन बिहाइंड द कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स अमंग स्टेक होल्डर्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एआई सिस्टम्स। कहता है क्या ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग लड़ाई वाली चीज़ है स्टेक होल्डर्स के दरमियान। स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो पैसा लगाते हैं, पैसा फेंकते हैं, एआई सिस्टम्स बनाने वो पैसा देते हैं, हाँ बनाओ भाई हम पैसा देंगे। अब स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं जो सारे इसके अंदर आए, मतलब स्टेक होल्डर्स खाली पैसे वाले नहीं होते, जो भी मतलब एआई के अंदर काम कर रहे होंगे वो सारे स्टेक होल्डर्स हैं। कोई बना रहा है तो वो डेवलपर होगा, कोडिंग कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस वाला स्टेक होल्डर होगा, कोई परफॉर्मेंस को देख रहा है, कोई प्रॉफिट को देख रहा है, सारा कुछ ये सब आते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर आती है कि कॉन्फ्लिक्ट यहीं पर आती है कि कोई कहता है कि कॉस्ट इसकी कम होनी चाहिए, टाइम कम ले, फंक्शन अच्छे हों, यहाँ पर डिसएग्रीमेंट्स आ जाते हैं। फिर एथिकल कंसर्न्स आते हैं हमारे पास कि यार नहीं सही तरह से यूज़ नहीं होता, प्राइवेसी लोगों की ख़राब हो रही है यही की वजह से, ट्रांसपेरेंसी ख़राब हो रही है यही की वजह से, गलत यूज़ हो रहा है एआई का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना हमारे कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं। तो लास्ट क्वेश्चन इज देयर नाउ, जो है कंसिडर क्रिएटिंग अ cutting edge system for language learning. How will it help to make the new language learning system better by incorporating varying priorities? How can AI be added to it? So कहता है कि तुम लोग समझो कि तुम लोगों ने एक सिस्टम बनाना जो कि लैंग्वेज सिखाए लोगों को, और किस तरह से एआई इसके अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि आसानी से हम लोग लोगों को लैंग्वेज सिखा सकें, कोई भी लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग को टीचर चाहिए होंगे। टीचर्स इनकॉर्पोरेट एनालिटिक्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस एंड आइडेंटिफाई वीक एरियाज। टीचर्स हमें चाहिए होंगे जिसकी वजह से क्या होगा कि वो देखें कि हाँ सारे लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, जो नहीं पढ़ रहे उनके कहाँ पर उन्हें मसला आ रहा है। देन वी नीड लर्नर्स, ऑब्वियसली जो लर्नर होंगे वो सीखेगा, पार्टिसिपेट करेगा नए कंटेंट के अंदर जो वो सीख रहा है। फिर प्रोग्रामर्स होंगे, प्रोग्रामर्स क्या करेंगे, जो सिखा रहे हैं उन्हें। इंश्योर स्केलेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। तुम लोगों ने लैंग्वेज किसी को सिखानी है तो तुम लोगों ने अगर कोई ऐप बनाया है, वेबसाइट बनाई है जहाँ पर, तो ऐसी बनानी है कि यूज़र फ्रेंडली हो ना, बड़ी मुश्किल सी हो, लोगों को यूज़ नहीं करनी आ रही हो, सीखेंगे खाक। फिर एआई इंटीग्रेशन है। एआई इंटीग्रेशन क्या है कि अब एआई हम लोगों ने वाकई में यूज़ करना है किस तरह से। यूज़ एआई फॉर रियल टाइम फीडबैक, प्रोनाउंसिएशन करेक्शन एंड पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ्स। लाइक देखो जब तुम लोग एक ऐप डाउनलोड करते हो समझो जिम वाली, तो वो तुमसे पूछता है हाँ आपका वज़न कितना है, आपकी हाइट कितनी है, आपका मेन गोल क्या, वज़न लूज़ करना चाहते हैं या बॉडी बनाना चाहते हैं, फैट बर्निंग करना चाहते हो, पुराने हो नए हो या बहुत एडवांस्ड हो जिम जाने में, तो सब चीज़ें पूछता है। इस तरह का हम भी ऐप बनाएंगे जो कि एआई क्या कहेगा, हर एक को अपना पर्सनलाइज लर्निंग पाथ देगा उसके आंसर्स के मुताबिक, और प्रोनाउंसिएशन में उसकी मदद करेगा, उसको बोलना सिखाएगा। ए फॉर एप्पल, प्रॉपर उससे आवाज़ निकलवाएगा एप्पल, फिर गलत पड़ेगा वो कहेगा नो इट्स एप्पल, सो इससे उसको सिखाएगा। तो एआई पावर चैटबॉट्स एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैन सिमुलेट कन्वर्सेशन। यानी कि जो चैटबॉट्स हम लोग बनाएंगे यही वाले, इस वजह से क्या होगा, हमारी कन्वर्सेशंस आपस में, जो हमारा आपस में एक इंटरेक्शन होगा यूज़र का जो कि सीख रहा है विद द एआई, वो अच्छा होगा, जिसकी वजह से और उसको अच्छा लगेगा। अच्छा है मुझे बड़े आसानी से सिखा देता है भाई, किसी की मिन्नतें नहीं करनी पड़ती कि भाई मुझे बताओ एप्पल को किस तरह से हमें उन्हें प्रोनाउंस करना है। ये कोई भी इंग्लिश का हमारे पास मुश्किल वर्ड है समझो, ये इनकॉर्पोरेट, सो ये हम लोग किसी से पूछते रहें, एक दफ़ा पूछेंगे, 2 दफ़ा पूछेंगे, 3 दफ़ा पूछेंगे, वो बनाएगा भाई 50 दफ़ा तूने पूछ लिया बस कर दे। एआई नहीं कहेगा ऐसे, तो तुम 100 दफ़ा भी पूछोगे इनकॉर्पोरेट को किस तरह से प्रोनाउंस करना है, वो कहेगा हाँ इस तरह से प्रोनाउंस करना है, वो कभी थकेगा नहीं। यही बेनिफिट है, यही अलग चीज़ है ह्यूमन की एआई से। दैट्स व्हाई एआई इज़ बीइंग यूज्ड, ठीक है। पहले क्या होता था, हम लोगों को किसी वर्ड का मीनिंग जानना होता, डिक्शनरी ढूंढते थे, अरे नहीं ये तो बड़ा मुश्किल है, फलाने को आता होगा। अब क्या, जो भी वर्ड दुनिया का है ला के दो, सर्च करो, सर्च खुद कर सकते हो। तो मैं किसी के मिन्नते तरले करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के नीचे लगने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मुझे सिखाओ। तो ये था हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि था एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस।
जो भी था देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस चैप्टर था जो हम लोगों ने कम्प्लीटली पढ़ लिया है। क्लास 9 का 2025 का सिलेबस, 2024 का सिलेबस जो कि आप लोगों का आएगा और उसके बाद बहुत से सालों तक आता रहेगा। तो आप लोगों ने एक्सरसाइज कम्प्लीटली देखनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर ब्लॉकचेन के रिलेटेड है। आप लोगों से पूछ सकता है कि कहाँ पर हमारे ब्लॉकचेन यूज़ होती है, क्यों होती है, इसे सिक्योर क्यों है और हम लोग क्यों उसको यूज़ करते हैं। हम लोगों ने सारा कुछ देख लिया है। कंप्यूटर कहाँ पर यूज़ हो रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, हर एक चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, हम लोगों को पता है कि कंप्यूटर्स कहाँ पर यूज़ हो रहा है, बैंकिंग में किस तरह से यूज़ हो रहा है, हेल्थ केयर में किस तरह से यूज़ हो रहा है, हर जगह पर जिस तरह से यूज़ हो रहा है हमें पता है, हम लोगों ने पढ़ लिया वो सब कुछ। तो अब आप लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद चैप्टर 5 के बारे में बेगम होकर इसको रीड करो, जो दिल करता है करो। आप लोग सब इसके बारे में पढ़ सकते हो। हर वो चीज़ हम लोगों ने देख लिया जो इसके अंदर है। ठीक है, और एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं, क्रिप्टोग्राफी क्या है, ब्लॉकचेन नेटवर्क्स क्या है, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, लेकिन स्टिल अगर आप लोगों को चाहिए लेक्चर्स तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। पहले मैं एक्सरसाइज को जल्दी से पढ़ा लूँ, उसके बाद क्या है मैं आप लोगों के जल्दी से लेक्चर्स के ऊपर आऊँगा। और वो बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं होंगे, ज़्यादा 30 मिनट 40 मिनट का हर चैप्टर का लेक्चर होगा। इसके अंदर आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और अपना ख्याल रखिएगा। और